बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैंने प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब से रिक्वेस्ट की। कल वैसे उनके साथ प्रोग्राम किया था जिसको आज अपलोड किया गया। लेकिन कुछ अर्जेंट जो है ना चीज़ें डेवलप हो रही हैं और प्रोफेसर साहब बिजी रहे, इसलिए दिन को मुझे टाइम नहीं दे सके। फिर अभी वो मेरे पास आए हैं तो बातचीत हुई है। अब आए हैं से मुराद ये है कि ऑनलाइन आए हैं। एजाज प्राचल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा यार, पहली बात है, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। देखिए, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। जब हमने प्रोग्राम किया था उस वक्त शेख रशीद जो है ना वो गिरफ्तार नहीं थे। वो सेफ किसी सेफ हाउस में थे। वो गिरफ्तार होके उसके बाद पाकिस्तान में और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला कर दिया। इसके साथ ही यानी बहुत सी बातें हो रही हैं स्टिल रिलेटेड टू पेशावर के में जो धमाका हुआ है उससे सिलसिले में भी। तो नंबर ऑफ इश्यूज हैं जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बात करना चाहूँगा, आज जो कल बात की थी पेशावर में जो धमाका हुआ, लोग कहते हैं कि खुदकश हमला था। खुदकश जो हमला होता है इतनी तबाही नहीं ला सकता। कहने वाले तो बहुत सी बातें करते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा वेपन यूज किया गया है जो गालबन टैंक्स को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है, या ऐसा ऐसी कोई चीज पहले से धमाका खेज जो मवाद जो है ना वहां पर जमा किया गया था। खुद जो कुछ है वो भी आया होगा। लेकिन बेसिकली जो बात है कि ये तबाही उससे गुजारी से हुई थी जिन्हें देखें कि मस्जिद की जो है ना छत वगैरह उड़ गई, पिलर्स चले गए, कंक्रीट जो है सारी गायब हो गई। तो इसमें आप क्या कहते हैं भी, क्या कोई ये हो सकता है कि पहले से ये सामान रखा गया हो या किसी और डिवाइस के साथ है? बल्कि मैंने ये भी सुना है कि एक पाकिस्तानी कुछ कह रहे थे कि ये होता कोई ड्रोन हमला हो। फिर तजिया ये भी किया जा रहा था कि ड्रोन कौन इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह का ड्रोन जिसके पास इतनी बड़ी ताकत से उन्होंने किया हो। तो नंबर ऑफ इश्यूज हैं। हैव यू गॉट अ व्यू ऑन दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये तो कल भी हमने इस पे यही बात की थी कि मतलब है कि बल्कि मैंने हवाला दिया था इम्तियाज गुल का, जो कि पाकिस्तान में थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं और मतलब एक नॉन थिंक टैंक है उनका। तो उन्होंने ये कहा था कि ये सुइसाइड बमर ने अकेले ये सब कुछ किया हो तो ये बात हजम नहीं होती। मुमकिन तौर पे शायद क्योंकि पुलिस तो सिर्फ इसी लाइन पे काम, पाकिस्तान में जो भी वाकया हो जाए तो फौरन ही सुइसाइड बमर से जोड़ दिया जाता है, सुइसाइड बमर। तो मतलब बगैर तहकीक के तो लाइन सारी खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन गलत लाइन में चली जाती है। तो वो तो, और ये मुमकिन तौर पे एक बदनीयती का नतीजा भी हो सकता है। आप याद कीजिए, बहुत पुरानी बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम में एक बम ब्लास्ट हुआ था। तो लोग कह रहे थे खुदकुश आया और उसने पुलिस वाले से गले मिला और उस वक्त उसने अपने आप को उड़ा दिया और फला फला फला, बहुत सी बातें होती रही। लेकिन जब वो सीसीटीवी रिपोर्ट आई तो उसमें इलेक्ट्रिक पोल के साथ कोई कुरानी आयत रखने के लिए, अखबारात के पुर्जे रखने के लिए जो बॉक्स होता है उसमें धमाका खेज मवाद रखा गया था और उसको बटन से उड़ाया गया। बाद में वो पता चला। तो अभी ये धमाका होते ही खबर आ गई, खुदकुश ने अपने आप को उड़ा दिया। आपकी बात जो आपने बात की, कल भी हमने इस पे बात की और मैंने इम्तियाज गुल का भी रेफरेंस दिया। उसने कहा कि सुइसाइड बमर के बारूद में या छरों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो मजबूत पिलर भी उड़ा दे और कंक्रीट की बनी स्ट्रॉन्ग छत को भी हिट करे, उसको भी गिरा दे। तो जो आपने अभी एक नई बात की कि मुमकिन तौर पर ड्रोन का हमला भी हो सकता है। अब ड्रोन का हमला हुआ तो किसने किया, ड्रोन और कैसे हुआ? अगर किसी बैरूनी ताकत ने किया तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी लैब्स पे। और अंदरूनी लोगों ने किया तो क्यों किया? मस्जिद में बेगुनाह लोग मारे गए। तो और फिर इसकी आड़ लेके जो भी आपने बात की, फर्ज किया कार्रवाई की बात करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे पहले वजीरिस्तान में कार्रवाई की गई और वजीरिस्तान से लाखों लोगों को बेघर करके उनके घरों में कब्जे जमाए गए, उनके मालो दौलत लूटे गए, उनके बाजारों पे कब्जे जमाए गए, उनके बाजारों के बाजार वीरान किए गए। आप देख लें वो यूट्यूब पे और मतलब खबरों में सब वो चीजें मौजूद हैं। तो क्या
ये इसी किस्म का कोई कोई ड्रामा रचाया जा रहा है। हम्म। तो इसको मतलब है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए सही तरीके से, कि ये क्या वजूहत थी और क्या सूरत हाल थी और ये क्या कुछ कैसे हुआ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? मकसद ये नहीं हो सकता कि सिर्फ यह है कि नमाजियों को मारना है, ये बात नहीं हो सकती ना। जिन लोगों ने भी ये प्लान किया है उनकी कोई गहरी चाल होगी, कि उनके मकासद होंगे, ऑब्जेक्टिव उनको जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। और इसकी फिर दूसरी बात ये वाली, जब मैंने अभी आपने जिक्र किया, फिर पाकिस्तान का रिस्पांस आएगा और ये आर्मी का रिस्पांस आएगा, वो ठीक ठीक ठाक आएगा, जो कि विद इन पाकिस्तान भी होगा और मोस्ट लाइकली बाहर भी हो सकता है, यानी अफगानिस्तान में भी हो सकता है। उसकी भी रिपोर्टेशन होंगी। क्या आप इसमें इसको थोड़ा सा इस पर कुछ कैन यू एनलाइटन अस कि अगर रिस्पांस होता है विद इन पाकिस्तान नेचर का हो सकता है, और अगर अफगानिस्तान में करते हैं तो वो किस नेचर का होगा और उसकी रिपोर्टेशन क्या होंगी? देखिए डॉक्टर साहब, कल भी हमने इस पे बात की थी। आज गालिबन उनके नुमाइंदा है, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, तो वो उनके गोया वजीर खारजा हैं तालिबान के। हम्म। तो उनका बयान आया कि मतलब ये कि हमारी तरफ से इसमें कोई ऐसा नहीं है अमल दखल नहीं, हम पर मुदाखलत या इल्जाम ना हमने लगाएं। कोई। यस, उन्होंने जी। कहा है कि उसने ये कहा है कि ये हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है और हम पर इल्जाम ना लगाएं। ठीक है। अच्छा, और फिर उन्होंने यहाँ से तबसरे होने शुरू हुए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और आप क्यों ऐसी बातें करते हो। तो आपके इशारे किस तरफ जाते हैं? मतलब इनके जो बयानात आ रहे हैं सरकारी तौर पे, या जो कार्रवाई की बातें कर रहे हैं अंदरून और बैरून मुल्क की, तो वो इशारे जाहिर बात है, जब इन्होंने इशारे दिए तो उन्होंने अपने आप को पहले क्लियर किया। और अब पहली पहली सूरत हाल नहीं है। पहले तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं तकरीबी कार्रवाइयां हुई, तो इन्होंने वाना वजीरिस्तान का रुख कर लिया और वहां के मकामी लोगों को बेघर भी किया और उनके मालो दौलत भी लूट लिए गए, और वो आज तक बेघर हैं। वो लोग आज तक सेटल नहीं हुए और न उनके नुकसानात का की तलाफी की गई। तो मतलब ये कि अगर एक कार्रवाई हुई है, चाहे वो किसी की भी गलती थी, तो मुजरिमों को तो सजा मिलनी चाहिए। जो हकीकी मुजरिम है, जो हकीकी इस घिनौने खेल के पीछे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में कभी भी इस तरह के वाकयात में जो हकीकी मुजरिम होते हैं उनको सजा मिलती है? यानी जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बहुत बड़ा धमाका था, बहुत बड़ा सानिया था, कितने सैकड़ों बच्चे जो है वो शहीद हुए थे, किसी को सजा मिली है? अच्छा, आप ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है डॉक्टर साहब, कि आज तक पाकिस्तान में तो जो बासर मुजरिम हैं, जो बासर मुल्जिमान होते हैं, उनको तो सजा कभी नहीं मिली, कम ही मिली है। बेगुनाहों को अक्सर जो है तो सजा मतलब है कि भुगतना पड़ती है। जो मैंने जो पहले कहा ना कि कोई ऐसा वेपन यूज किया गया, ये कहने वाले कहते हैं, मैं तो मेरा क्योंकि वेपन्स के साथ तो मेरा कभी भी तरफ वास्ता नहीं रहा, ठीक है जी। कहने वाले कहते हैं कि गालबन C4 नाम का कोई वेपन है, शायद वो इस्तेमाल किया गया हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि C4 होता क्या है, C4 क्या होता है, और गालबन ये टैंक्स को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है। तो अगर वो कोई करेगा तो क्यों करेगा, ये किसके पास हो सकता है ये? लेकिन एक बात पर आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि इट इज इनसाइड जॉब। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखिए C4 तो आजकल बच्चे बच्चे को पता है, वीडियो गेम्स में भी इवन इस्तेमाल होता है C4। जिन गेमों में मतलब है कि फौजों की लड़ाई बताई जाती है, तो C4 जो है तो वो टैंक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक बारूदी सुरंग किस्म की चीज होती है और वो बहुत तबाही फैलाती है। इस मस्जिद में देखो टैंक नहीं थे ना। मस्जिद में तो टैंक नहीं थी, लेकिन जो आपने क्वेश्चन रेज के C4 का की बात की, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वजाहत की कि मस्जिद में तो बेगुनाह नमाजी थे। और फिर दूसरी बात यह है कि ये कुछ ऐसा जैसे होता है ना हैंडमेड, जैसे प्रेशर कुकर में लोग बम बना लेते हैं, या कुछ ऐसे मतलब इस किस्म की कोई चीज की अभी तक बात नहीं हुई। यानी जो तहकीकात हो रही हैं उसमें कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई ऐसा जो कि घरेलू साख्ता बम होते हैं बनाए जाते हैं, तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई। बात हो रही तो वही सुइसाइड बमर की, और जिसको एक आम आदमी भी समझने से कासिर है कि एक सुइसाइड बमर ने कितना एक बारूद अपने साथ बांधा होगा कि जिससे पिलर भी गिर गया और छत भी उड़ गई मस्जिद की, ये और 100 लोग उसके नीचे आके मर गए।
फिर क्या है कि अगर बहुत ज्यादा होगा, उसने आपने जिसम के साथ बांधा हुआ, एंड अन हैरानगी की बात है, अनडिटेक्टेड वो अंदर चला गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि छह मुख्तलिफ अदारे वहां पर मौजूद थे। अच्छा, प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा सा हटकर बात करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इब्तदाइया में कहा था कि शेख रशीद के पर भी बात हो सकती है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फैसले पर भी हो सकती है। लेकिन मुझे आज श्रीनगर से किसी ने जो हमारा प्रोग्राम सुना, वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान में क्यों मामला में दखल क्यों देते हैं। एक आज़ाद कश्मीरी ने भी ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के मसले में दखल न दें, आप सिर्फ सिर्फ जम्मू कश्मीर कश्मीर के बारे में बात करें। जबकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कुछ भी करता है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पर असर पड़ता है, जम्मू कश्मीर पर। आप इस पर कोई राय दे सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे पाकिस्तान कश्मीर का इंतजाम संभाले हुए है, तो गो के उसका हिस्सा नहीं है कश्मीर, लेकिन इंतजाम संभाला हुआ है पाकिस्तान ने। वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, या वहां से पे जो टैक्सेस लगते हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या वहां पे ऊपर जो भी होता है उसका पाकिस्तान का उसके ऊपर असर है। तो कश्मीरियों पे पाकिस्तान का असर होता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो माशरती हो, या चाहे वो किसी भी हवाले से हो, बैन अवी ही क्यों ना हो, तो उसका असर होता है। तो कश्मीरी पाकिस्तान से लाताल्लुक नहीं रह सकते। कश्मीरी का मतलब है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर के। अगर दूसरी बात यह है कि अगर यही सवाल आप उन कश्मीरियों से पूछें जो इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर हैं, कि वो कश्मीर के मामलात में, सॉरी इंडिया के मामलात में, मतलब अमृतसर में या दूसरे मामलात में क्यों मुदाखलत करते हैं, तो उनका भी यही जवाब होगा कि चूंकि हमारे ऊपर काबिज है इंडिया, और तो हम जो है तो मेरा हक तो जाने कि हम उनके मामलात में दखल दें। इसमें एक बात ये आती है, जो मेरा मेरा जो मौक़िफ़ ये है कि अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, तो क्या उसका असर सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में नहीं पड़ा? ये पड़ा यही तो मैंने पड़ा। आपको बात बताई कि चाहे मुआशी हो, माशरती हो, हर सियासी हो, किसी किसी हवाले से भी आप लाताल्लुक नहीं रह सकते। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लग नहीं रहे। पाकिस्तान के जो इकदाम हैं, जो कुछ पाकिस्तान करता है, उसका असर सिर्फ ये नहीं कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पड़ता है। वो पूरे नेबरहुड में, पूरे साउथ एशिया एशिया में पड़ता है, और बाज़ औक़ात साउथ एशिया के बाहर जाता है। तो हमें ये कुछ जो है ना, यानी फेसबुक के जो स्कॉलर हैं, ये कहते हैं कि ये बात नहीं करी, वो नहीं करती, क्योंकि उनकी सोच जो है ना, अक्सर की मैं कहूँगा, वो अपने नाक से आगे नहीं जाती। ठीक है, उन्होंने मिसाल पाकिस्तान पड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हमारे सारे लूट कर ले जाए, हम पर उन्होंने हमला किया, हमें डिवाइड किया, लूट मार की, हर वो चीज हो रही है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। भाई जिसके जिसके पेट में दर्द होता रहे, डॉक्टर को मिले किसी को जाकर। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने परीक्षा था आपके साथ कभी। फिफ्थ जनरेशन के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं है। दिस व्हाट आई एम डूइंग इज पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन बोर्ड। एंड कुछ ये ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि ये जब पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन वॉर की जंग हम पर मुसलत किए हुए है, मुझे कहते हैं कि आप जो बंदूक जो है विच सेकंड जनरेशन वॉर है, उसको मैं इस्तेमाल करूँ। आई एम नॉट अ फूल। वो सही करना बात। जो भी करना चाहते हैं करते रहें। मुझे बताएं कि बिजली महंगी, बिजली हम पैदा करते हैं, हमें बिजली मिलती नहीं है, मैं पाकिस्तान से शिकायत नहीं कर सकता। ठीक है, वो हमारे जो वसाइल है लूट कर ले जाने में बात नहीं कर सकता। तो मैं किसके बारे में बात करूं, मुझे बताएं ना। डॉक्टर साहब देखिए, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की आपने बात की, मतलब साइकोलॉजिकल हरबे होते हैं ये सारे, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए जाना, पाकिस्तानी अवाम को, और इवन कश्मीरियों को मजहब का चूरन कभी खुलाना पिलाना, कभी जो है तो उनको भाईचारे का और इस किस्म की बातें करना। आप देखिए डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों एक कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम हुआ। एजाज सैयद एक सहाफी हैं, उन्होंने बात की कि जो तारीख हमें पढ़ाई जाती है वो झूठ है, जो मुताला पाकिस्तान है वो झूठ है। देखिए, मुताला पाकिस्तान एक एक टॉपिक तो हो सकता है हिस्ट्री का, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो मुताला पाकिस्तान नहीं है। मुताला पाकिस्तान का मतलब ये हुआ कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया ये बात शुरू करें। तो अब ये बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया, 47 में आया या 1971 में आया? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना, कि कब से शुरू करें। अगर 47 से शुरू करें तो फिर भी उसमें कुछ हकीकत का रंग आएगा। अगर 71 के बाद शुरू करें
तो वो क्या भूल जाए जो हुआ बांग्लादेश के साथ? तो ये आधा सच या झूठ तो से आप भी बदतर ऐसा होता है। करते हैं रचित, आप कभी टाइम निकाल कर ना बात करते हैं, यानी फिफ्थ जनरेशन वॉर होती क्या है। फिर ये जो पहली बात है, ये लोग बात करते हैं हमारे जो, मैं समझता हूँ कि जाली जो लोग हैं, वो बात करते हैं जी इतने नहीं, पाकिस्तान की तारीख शुरू होती है जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया था। वो पाकिस्तान बना 1947 में। और फिर यह है कि जो मौजूदा पाकिस्तान है ये कब हुआ। ये तो 71 की बात है ना, ये 70 की, 71 की जो लड़ाई होती है, ये मौजूदा पाकिस्तान उसको कायम हुआ, पहले तो पाकिस्तान ये नहीं था, उसका जोग्राफिया मुख्तलिफ था। तो वो बिल्कुल। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, वो मोहम्मद बिन कासिम साथ जाम लाते हैं। और फिर ये देखिए ना, ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली है, और मैं ट्रक की बत्ती के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। सही। आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे भी। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो आपने बात की कि किसी और वक्त हम इस फिफ्थ जनरेशन वारफेयर पे बात करेंगे, तो ये गुमराहकुन जो प्रोपेगेंडा है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं। अब पाकिस्तानी फौज है, आप जाएं बैरकों में, हर जगह इनके दफातर में लिखा होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप मुझे बताइए कौन सा जिहाद फी सबीलिल्लाह है? देखिए, ये कुरानी आयत को भी अपने मफाद के लिए तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। फी सबिलिल्लाह जिहाद का मतलब अल्लाह के लिए जिहाद। भाई, आप तो तनख्वाह लेते हो, आपको तो टैक्स पेयर का पैसा से तनख्वाह दी जाती है। आप मुरब्बे जायदादें, बंगले, टाउनशिप्स और फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल स्टेट विद इन स्टेट बनाया हुआ है। तो आप कैसे ये लिख सकते हो कि जिहाद जिहाद फी सबिलिल्लाह वो होता था खुलफा खुलफा राशिदीन के वक्त में या उसके बाद, कि फौज फी सबिलिल्लाह लड़ती थी, जो माल गनीमत मिलता था वो उसमें से उनको हिस्सा मिलता था, वो तकसीम किया जाता था। तो ये हरगिज हरगिज जिहाद फी सबिलिल्लाह नहीं है। लेकिन आप जाएं तो देखिए कुरान आयत लिखी होती है। इस हद तक कि वो अपने जो 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 सिपाही हैं, हवलदार हैं, फौजी लो रैंक को ये यकीन दिला देते हैं झूठ बोल बोल के कि आप जो करें जिहाद फी सबिलिल्लाह है। वो ये भूल जाता है कि जो मैं मुफ्त का खाना खा रहा हूँ, मुफ्त के वर्दी पहन रहा हूँ, मुफ्त की मेरे घर है, मेरे बच्चों की तालीम मुफ्त है, मेरे बीवी बच्चों का इलाज मुफ्त है, और मेरे माँ बाप का इलाज मुफ्त है। ये टैक्स पेयर के पैसे जाता है। हम करते क्या इनके लिए? फौज क्या करती है? अभी तक 4 जंगें हुई जिनका रिजल्ट आपके सामने है। पाकिस्तानी अवाम को झूठ जो भी बोलते रहे, दुनिया झूठ जानती है, दुनिया सच जानती है कि क्या हुआ उन जंगों में। तो ये प्रोपेगेंडा अब नहीं चलने वाला। और चूंकि, लेकिन ये है कि चूंकि लोगों के जहन को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। आप सोचिए, जो हम मिसाल देते हैं स्टालिन के मुर्गे की, तो सबको स्टालिन का मुर्गा बनाया हुआ है। उनको उनको रोजी के लाले पड़े हुए हैं। तो वो तो खाने से अलावा सोचते ही नहीं है। पैसे ले लेके वो ट्रकों के पीछे भागते हैं कि उनको आटा मिल जाए, गंदम मिल जाए। पैसे दे रहे हैं, ट्रक आगे होता है, लोग मोटरसाइकिलों पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है जिसके 62% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, जो खुद अपने लिए रोजगार नहीं मुहैया कर सकते, खुराक नहीं पूरी कर सकते। और जो है तो न्यूक्लियर पावर है 6 दुनिया की। जब अच्छे साहब देखिए मेरे ख्याल में हमने फैसला किया था कि प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर हम इसी पर बात करते रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। इस पर हम दोबारा कभी बात करेंगे। नाजरीन, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड इस तरीके से करते हैं कि एक तो ये कि पेशावर वाला मसला जाने वाला नहीं है। इसकी इसकी गहराई में जानने की ज़रूरत है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको फाइंड करने की ज़रूरत है और उनको सजा देने की ज़रूरत है। और फिर यह है कि ये भी देखना है कि यानी जो कुछ पाकिस्तान का रिस्पांस होगा वो कैसा होगा, उसके उसके रिपोर्टेशन क्या होंगे, उसको भी देखने की जरूरत है। बाकी जो पाकिस्तान की सियासत है, यानी पहली बात है कि एज ए राइटर, एज ए एनालिस्ट, मैं किसी भी मुल्क के बारे में बात कर सकता हूँ। पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता यह है कि वो उन्होंने हम पर कब्जा किया हुआ है। बहुत से मिसाल भी पैदा किए हैं जो मैं कई बार कह चुका हूँ। तो अगर वो चाहते हैं कि हम उनके बारे में बात ना करें, तो पहले यह है कि हमारा हम पर जो कब्जा है उसको छोड़ दें। हमें जो आपने डिवाइड किया हुआ है उसको खत्म करते हैं। हमारे जो वसाइल लूट रहे हैं उसको खत्म करते हैं। फिर हम सोचेंगे कि हमने बोलना है या नहीं बोलना। आई लीव इट एट दैट। विल कम बैक टू यू विद अनदर प्रोग्राम। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।